अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम सब मिलकर डॉन एडिटोरियल के ज़रिए इंग्लिश को वर्ड बाय वर्ड सीखते हैं। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है यादव अफेयर, मतलब ये कुलभूषण यादव के ऊपर सारे का सारा एडिटोरियल है। इस एडिटोरियल में वो ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान ने इंडियन डिप्लोमेट्स को कॉन्सुलर एक्सेस दे दी, जिसके ऊपर इंडियन ऑफिशियल्स जो थे वो गुस्से में आ गए, ये कहते हुए कि जी हमें फ्रीली बात नहीं करने दी गई यादव के साथ। तो वो इस एडिटोरियल में लिखता है कि जिस तरह के इल्ज़ामात उस पर लगे थे, ऐसा सोचना बहुत ही बचकाना होगा कि आपको बगैर किसी सिक्योरिटी प्रिकॉशन के उससे मिलने की इजाज़त दे दी जाए। और उसने कहा है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है कॉन्सुलर एक्सेस देकर, इवन के पाकिस्तान ने यादव की फैमिली को भी इजाज़त दी थी कि वो उनसे मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इसके सब के बावजूद इंडिया का बिहेवियर स्टिल नेगेटिव ही है। एट दी एंड जो एडिटोरियल लिखने वाला है उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो इंडिया है उसको फ़ायदा उठाना चाहिए इस कॉन्सुलर एक्सेस का, और दोनों कंट्रीज़ को हल करना चाहिए इस इशू को डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और लीगल मीन्स के ज़रिए। आज कुछ हमने न्यू ग्रामर कॉन्सेप्ट्स भी किए हैं इस एडिटोरियल में, तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये ब्लू कलर में हाईलाइटेड जो वर्ड्स हैं ये हमारे सब्जेक्ट हैं, और जो रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारी वर्ब हैं, और येलो कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। मैंने इनके मीनिंग्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो चले इसे स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रेंज सागा कह रहा है एक ऐसी सागा, एक ऐसी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो कि बहुत स्ट्रेंज हैं। ठीक है, अच्छा कौन से इवेंट्स हो रहे हैं? ऑफ कन्विक्टेड इंडियन स्पाई, वो जो इंडियन स्पाई है ना, जासूस है, जो मुजरिम है। अच्छा कौन है? कुलभूषण जाधव टुक अ ट्विस्ट ऑन थर्सडे। अब ये जो स्ट्रेंज सागा है ना, वो कह रहा है उसने लिया है एक ट्विस्ट ऑन थर्सडे, थर्सडे के रोज़। कब? व्हेन पाकिस्तान ऑफर्ड, जब पाकिस्तान ने ऑफर किया किसको? डिप्लोमेट्स को। अच्छा कहाँ से हैं ये डिप्लोमेट्स? फ्रॉम लगा के बता रहा है द इंडियन हाई कमीशन से। अच्छा क्या इनको ऑफर किया था? कॉन्सुलर एक्सेस। बट लेकिन न्यू दिल्लीज ऑफिशियल्स, लेकिन जो न्यू दिल्ली मतलब इंडिया के जो ऑफिशियल्स थे वॉकड आउट, वो चले गए इन अ हाफ गुस्से में, क्लेमिंग दैट, क्लेम करते हुए दैट ये कि पाकिस्तान डिड नॉट ऑफर दैम, पाकिस्तान ने उन्हें ऑफर नहीं किया। क्या ऑफर नहीं किया? अनइम्पीडेड एक्सेस, एक ऐसी एक्सेस जो अनइम्पीडेड हो, अनरिस्ट्रिक्टेड हो। अच्छा कहाँ तक एक्सेस होनी चाहिए थी? जादव के लिए, मतलब जादव तक पहुँचने के लिए। अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है ये जो एक स्ट्रेंज सागा है ना, ये मैं सागा भी समझाती हूँ। ठीक है, ये जो बहुत सीरीज़ चल रही है, जो इतने एक से के बाद दूसरा वाक़या आ रहा है। ठीक है, किससे रिलेटेड आ रहा है? वो जो मुजरिम है, इंडियन जासूस है, कुलभूषण जाधव। ये जो स्ट्रेंज इवेंट्स हो रहे हैं ना, वो कह रहा है उसने एक नया मोड़ ले लिया थर्सडे के रोज़, जब पाकिस्तान ने ऑफ़र किया था डिप्लोमेट्स को, जो कि इंडियन हाई कमीशन से उन्हें कॉन्सुलर एक्सेस ऑफ़र की थी। लेकिन क्या हुआ? इंडियन के ऑफिसर्स थे वो चले गए गुस्से में, दावा करते हुए कि पाकिस्तान जो है उन्होंने उनको ऑफर नहीं किया एक ऐसी रसाई जादव तक जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं थी। अच्छा अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है। ठीक है, काफ़ी लेंथी सेंटेंस है, लेकिन अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, कन्विक्टेड कौन होता है सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, हैविंग ऑफिशियली बीन फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्राइम इन अ लॉ कोड, मतलब वो जो मुजरिम है जिसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो साबित हो चुके हैं, तो वो क्या है? वो कन्विक्टेड है। स्पाई कौन? मतलब जासूस, सीक्रेट एजेंट। सागा, सागा क्या चीज़ होती है? लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ रिलेटेड यूजुअली नेगेटिव इवेंट्स। ठीक है, सीरीज़ है किसकी? इवेंट्स की। और इवेंट्स कैसी हैं, कैसे वाक़यात हैं जो नेगेटिव हैं। ठीक है, ये उनकी सीरीज़ को बता रहा है। अच्छा टुक अ ट्विस्ट, टेक अ ट्विस्ट का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड चेंज इन अ सिचुएशन और सीरीज ऑफ इवेंट्स, जिसको हम कहते हैं नहीं एक नया मोड़ ले लेना। तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं टेक अ ट्विस्ट, अनएक्सपेक्टेड चेंज। अच्छा अब देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब आ गई हमारी। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद आया है ऑफर्ड। ऑफर्ड जो है ना, यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो उसने यहाँ पे क्या बात की थी, पहले ये देखो, उसने ऑफर किया
ठीक है, क्या ऑफर किया। इसके बाद तो आ रहा है डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, और डिप्लोमेट कहाँ से थे, फ्रॉम लगा के बता रहे हैं इंडियन हाई कमीशन से, और उसके बाद कॉन्सुलर एक्सेस की बात कर रहा है। तो ये किस तरह से ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं, इसको आज डिस्कस करेंगे हम। देखो, जैसे कुछ वर्ब्स होती हैं ना, वो ट्रांजिटिव होती हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, मतलब वो अपना ऑब्जेक्ट रखती हैं। कुछ वर्ब्स होती हैं जो अपने टू ऑब्जेक्ट्स रखती हैं, ठीक है। वो जो टू ऑब्जेक्ट्स रखती हैं ना, उनमें से एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल सिंपल, अगर आप उस वर्ड से ना, जो भी वर्ब हमारी इस्तेमाल हुई है, अगर आप उससे ये क्वेश्चन करोगे ना व्हाट, उसका जो आंसर आएगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ना, वो कैसे पता चलेगा, जब आप वर्ड से क्वेश्चन करोगे टू होम या फॉर होम, किसके लिए, तो वो जो उसका आंसर होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब देखो, शी गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी। अब देखो, ये जो वर्ब है ना गिव, इससे पूछो व्हाट, शी गेव व्हाट, उसने तुम्हें क्या दिया, उसका आंसर क्या आया, अ बुक, एक किताब। तो बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने उससे क्वेश्चन पूछा गिव टू हूम, किसको दिया, ठीक है। ये जो बुक दी है ये किसको दी है, तो उसका जो आंसर आएगा ना, ये जो मी लिखा हुआ है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, मी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, बुक है। इसी तरह से नेक्स्ट देखो, माई मदर बोट मी अ नेकलेस, मेरी माँ मेरे लिए एक नेकलेस लेके आई, ठीक है। अब वर्ब आ गई, मैंने इससे पूछा बोट व्हाट, वो क्या लेकर आई, उसने मुझे जो आंसर मिला वो ये मिला नेकलेस, मतलब ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर मैंने इससे पूछा बोट, किसके लिए बोट किया, किसके लिए ख़रीदा, तो उसका जो आंसर आया ना वो मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब देखो, यहाँ पे क्या था, उसने ऑफ़र किया। अच्छा, क्या ऑफ़र किया था, उसने कॉन्सुलर एक्सेस ऑफ़र की थी। अच्छा, किसको ऑफ़र की थी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, डिप्लोमेट्स। और ये कहाँ से थे, ये आगे उसने थोड़ी सी हमें प्रपोजिशन लगा के एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बना था। अच्छा, कॉन्सुलर एक्सेस क्या होती है, कॉन्सुलर एक्सेस का मतलब होता है टू अलाउ करना द फॉरेन कौंसिल ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री के फॉरेन कौंसिल को अलाउ करना, इजाज़त देना, टू मीट करने के लिए प्रिजनर्स को और डिटेनीज को ऑफ देयर कंट्री, उसकी कंट्री के, हु आर अंडर अरेस्ट, जो कि अरेस्ट हैं, जो कि कैद हैं, इन अ फॉरेन कंट्री, दूसरी कंट्री में। जैसे ये जो यादव है ये यहाँ पे कैद है, यहाँ पे पकड़ा हुआ है। अच्छा, वॉकड आउट का वैसे मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है डिपार्ट और लीव सडनली और एंगरली, ठीक है, चले जाना, छोड़ देना, सडनली, अचानक से और गुस्से से। इन हफ का मतलब होता है गुस्से में, ठीक है, बहुत गुस्सा करना, बैड टेम्पर्ड होना। क्यों, क्योंकि किसी ने आपको ऑफेंड किया। अब यहाँ पे किस चीज़ ने इनको ऑफेंड किया था, उनको इस चीज़ ने ऑफेंड किया था कि जी आपने जो हमें एक्सेस दी थी यादव की तरफ, वो अनरिस्ट्रिक्टेड क्यों नहीं थी, ठीक है। इस बात की वजह से ना वो गुस्से में आ गए थे, इस चीज़ ने उनको ऑफेंड किया था। अनइम्पीडेड, इसका मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड, अनकंस्ट्रेन्ड, अनहिंडर्ड, अनब्लॉक्ड, अनहैम्पर्ड। इन सब का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको रोका ना जाए। इवन दो, अब देखो मैंने कल परसों हमने ये एडिटोरियल में किया था ना इवन दो, कि इसका मतलब क्या होता है, ये जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है। इवन दो वो कह रहा है यहाँ तक कि कॉन्सुलर एक्सेस वाज ऑफर्ड अ थर्ड टाइम ऑन फ्राइडे, कह रहा है ये जो कॉन्सुलर एक्सेस थी ना वो ऑफर की गई थी थर्ड टाइम, तीसरी दफ़ा ऑन फ्राइडे, फ्राइडे के रोज़। इट वॉज अनसर्टन, कहता है ये अनसर्टन था, ये डाउटफुल था, क्या, वेदर, हाँ कि ना, द इंडियन साइड, जो इंडियन साइड है वुड एक्सेप्ट, कि वो इसको एक्सेप्ट करेगी भी कि नहीं करेगी। तो सिंपल सेंटेंस है। अब ये जोर देने के लिए अपनी बात देखो
हर सेंटेंस में ये चीज़ देखा करो, अगर ये इवन दो यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो ये आप ये जो स्टेटमेंट है ना पूरी की पूरी, इस पे जोर देने के लिए लगा है। भी नहीं लगा कि उसने सिर्फ वर्ड्स हैं उसको पूरा करना है, ठीक है। वो इस बात को जोर दे रहा है कि हालांकि ये जो कॉन्सुलर एक्सेस थी ना, ये तीसरी दफ़ा ऑफर की गई थी फ्राइडे के रोज़, और ये भी डाउटफुल था कि शायद इंडिया इसको कबूल करेगी भी कि नहीं करेगी। अनसर्टेन, अनसर्टेन का मतलब होता है अनश्योर, डाउटफुल, ड्यूबियस। यादव अफेयर डेट्स कह रहा है, जो यादव था ना उसकी जो अफेयर डेट्स थी बैक टू 2016, 2016 से, व्हेन द स्पाई, जब ये जासूस अपेरेंटली बज़ाहिरी तौर पर अ सर्विंग इंडियन नेवी ऑफिसर, जब ये एक सर्विंग इंडियन नेवी ऑफिसर था, वॉज कॉट, पकड़ा गया, इन सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस, ऐसे सर्कमस्टांसिस में जो कि बहुत सस्पिशियस थे, जो कि बहुत मशकूक थे, इन बलोचिस्तान में। तो वो कह रहे यादव का जो मामला है ना 2016 का, जब ये स्पाई जो था ना ज़ाहिरी तौर पर एक सर्विंग इंडियन नेवी ऑफिसर, ये पकड़ा गया था बलोचिस्तान में ऐसे सर्कमस्टांसिस में जो कि बहुत सस्पिशियस थे, जो कि बहुत मशकूक थे। अच्छा, अब देखो सस्पिशियस का मतलब क्या है, मेकिंग यू थिंक दैट समथिंग बैड और इलीगल इज हैपनिंग, ठीक है। सस्पिशियस वही चीज़ें होती हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ख़राब है, कुछ तो इलीगल हो रहा है। द फैक्ट, हकीकत, दैट ये कि एन इंडियन इंडिविजुअल, ये जो इंडियन इंडिविजुअल था ना, वॉज कॉट, वो पकड़ा गया था इन सच अ सेंसिटिव लोकेशन, एक ऐसी लोकेशन में पकड़ा गया था जो कि बहुत सेंसिटिव थी, एडिड टू, और ये जो फैक्ट था ना कि वो पकड़ा गया था एक सेंसिटिव लोकेशन से, इसने ऐड टू किया, इसने इजाफा किया सस्पिशंस को, शक को, किसके ऊपर, ओवर हिज एक्टिविटीज़, उसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर। अच्छा, वो कह रहे हैं ये जो हकीकत ना कि इंडियन इंडिविजुअल ऑफिशियल जो पकड़ा गया था एक सेंसिटिव लोकेशन से, इस हकीकत ने इजाफा कर दिया था, बढ़ा दिया था उनके शक को, किस चीज़ के ऊपर, उसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर। सिंपल सेंटेंस बना हुआ है यहाँ पे। द मिलिट्रीज PR विंग, कह रहे हैं ये जो मिलिट्री के PR विंग थे ना, लेटर बाद में उसने रिलीज़ किया अ कन्फेशनल स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि एतराफ़ी थी, मतलब जिसमें एतराफ़ किया गया था, एट्रीब्यूटेड टू यादव, जो कि कही गई थी यादव के ज़रिए, इन विच, जिसमें ही मेड, उसने बनाई सम सेंसेशनल डिस्क्लोजर्स, उसने कुछ ऐसे राज़ों से पर्दा उठाया जो कि बहुत सेंसेशनल थे, जो कि बहुत हैरानकुन थे। तो वो कह रहे हैं कि जो मिलिट्री PR विंग थे ना, वो बाद में उन्होंने क्या रिलीज़ किया, कन्फेशनल स्टेटमेंट को रिलीज़ किया गया, जो कि किसके ज़रिए कही गई थी, यादव के ज़रिए, जिसमें उसने कुछ ऐसी चीज़ों का पर्दा उठाया, ऐसी चीज़ों का राज फाश किया जो कि बहुत सेंसेशनल थी, जो कि बहुत हैरानकुन थी। अच्छा, एट्रीब्यूटेड टू का मतलब क्या होता है, देखो, इफ़ पीपल एट्रीब्यूट अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट टू समवन, दे बिलीव दैट पर्सन सेड इट, मतलब कि ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट थी ना, एट्रीब्यूटेड टू हुई है किसके साथ, यादव के साथ, मतलब ये स्टेटमेंट किसने कही है, ये यादव ने कही है। तो ये एट्रीब्यूटेड का मतलब ये है। सेंसेशनल का मतलब होता है एस्टोनिशिंग, स्टैगरिंग, शॉकिंग, जो आपको हैरान कर दे, तो वो होती है सेंसेशनल। अच्छा, डिस्क्लोजर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वो चीज़ जो पहले राज होना और सबको बता दी जाए, तो उसको कहते हैं डिस्क्लोजर। अच्छा, ये जो लेटर होता है ना, आज इसको देखते हैं, ठीक है। एक लेटर होता है, एक लेटर होता है, एक लेटर होता है, तो क्या डिफरेंस है इन सब में। देखो, जो लेट होता है ना, LATE, जब इसको पोजीशन के हिसाब से इसकी बात की जाए तो इसकी सेकंड डिग्री क्या होती है, वो होती है लेटर, जिसका मतलब होता है बाद वाला, पोजीशन में बाद वाला, ठीक है। उसके बाद आता है द लास्ट, जिसका मतलब होता है सबसे आखिरी, ठीक है, सबसे आखिरी पोजीशन के हिसाब से। इसी तरह से लेट है, ठीक है, टाइम के हिसाब से। जो लेटर होता है ना, उसका मतलब होता है देर से, ठीक है, देर से। द लेटेस्ट का मतलब होता है सबसे नया, ठीक है, सबसे न्यू, ये टाइम के हिसाब से है। अभी ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। अभी ये याद रखो कि ये आप जब आपको लेटर और लेटर दिया जाता है ना, इसको याद कैसे रखना है। देखो,
टाइम जो होता है ना, जो सिंगल टी आएगा ना जिस लेटर में, तो इस ये समझ जाओ कि ये वाला जो लेटर है ना ये देर से वाला है, ये टाइम के हिसाब से किसी चीज़ की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये देखो लेटर यहाँ पे पोजीशन के हिसाब से आएगा, कैसे आएगा ये देखो, डिड ही वॉक और स्विम, क्या उसने वॉक की या स्विम किया, ठीक है, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो। द लेटर सीम्स अनलाइकली, तो वो जवाब दे रहा है कि जो बाद वाला है ना ये फॉर्मर है, ये लेटर है, तो वो कह रहा है ये जो लेटर है ना, ये जो बाद वाला है, सीम्स दिखाई देता है अनलाइकली, के चांसेस नहीं है कि उसने स्विम किया हो, तो बहुत चांसेस है कि वो फॉर्मर वाली साइड पे क्या हो, मतलब उसने वॉक किया हो। तो इसने दो चीज़ों की पोजीशन बताई है, ठीक है। जो लेटर होता है ना उसके जो बाद वाला होता है वो लेटर होता है, जो पहले वाला होता है वो फॉर्मर होता है। तो उसने क्या कहा है, अगर वो पहले वाले की बात करता तो यहाँ पे फॉर्मर आना था, ठीक है। अब इसने बात की है दूसरे वाले की, पोजीशन में दूसरे वाले की, तो इसलिए लेटर आया है। उसके बाद लेटर जिसमें एक टी आता है, मतलब वो टाइम के हिसाब से बात करेगा। आई विल गो टू द जिम लेटर, ठीक है, मैं जो जिम है ना बाद में जाऊँगा, ठीक है, हो सकता है मैं दोपहर को जाऊँ, शाम को जाऊँ, रात को जाऊँ। तो इस लेटर का मतलब है ये टाइम के हिसाब से बता रहा है कि मैं बाद में जाऊँगा, बाद में इस एक्टिविटी को करूँगा। अच्छा, द लेटेस्ट, अब ये जो एक टी आ गया ना, मतलब ये टाइम के हिसाब से सबसे नए वाले की बात कर रहा है। द लेटेस्ट मॉडल हैज़ ओवर 100 न्यू फीचर्स, वो कह रहा है ये जो सबसे नया मॉडल आया है ना 2020 का, वो रखता है 100 से भी ज़्यादा नए फीचर्स को। द लास्ट, अब ये द लास्ट किसके लिए आएगा, इसको चेक करो, ये पोजीशन के हिसाब से आएगा। हु इज़ द लास्ट पर्सन इन लाइन, ठीक है, एक लाइन बनी हुई है, सब लोग वहाँ पे खड़े हैं, तो वो पूछ रहा है कि सबसे लास्ट, सबसे आखिरी में कौन खड़ा है, ठीक है। ये सबसे आखिरी वाले के लिए क्या आएगा, द लास्ट आएगा, क्योंकि ये पोजीशन की बात कर रहा है। शी वॉज द लास्ट टू अराइव फॉर डिनर, ठीक है, डिनर के लिए सब लोग आए थे, लेकिन जो सबसे लास्ट में आया था ना, सबसे आखिर में आया था, वो कौन था, वो ये थी, ठीक है। समझ आ गया, ये कंफ्यूज बहुत करते हैं, इनको आप कहीं लिख लें, ठीक है। याद कैसे रखना है, जिसके अंदर सिंगल टी आता है मतलब वो टाइम के लिहाज से बात करेगा, टाइम के लिहाज से वो देर में आएगा, ठीक है, बाद में आएगा, या टाइम के लिहाज से वो सबसे नया होगा। और जो पोजीशन के लिए आएगा तो मतलब पोजीशन, एक पोजीशन ये होगी, ठीक है, 2 पोजीशंस मेंशन होगी, जैसे ये फॉर्मर होगी, ये लेटर होगी, ये बाद वाला होगा, ठीक है। ये जो लेटर होगा ना ये पोजीशन के हिसाब से आएगा, और द लास्ट का मतलब होगा कि पोजीशन में जो सबसे लास्ट है। अच्छा, अब ये लेटर है, ये जो LETTER वाला है ना, तो ये एक आम खत है, जो खत हम लिखते हैं, ठीक है। इसको याद रखना, इसके स्पेलिंग्स याद रखिएगा, जैसे शी रोट अ लेटर, उसने एक खत लिखा, तो ये वाला जो लेटर है ये लेटर है, लेटर को बता रहा है, ये खत को बता रहा है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं भी समझ आई तो कोई मसला नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अपेरेंटली, बज़ाहिरी तौर पर वर्किंग, काम करते हुए, अंडर अ मुस्लिम कवर नेम, मतलब मुस्लिम नेम के साथ, यादव सेड, यादव ने कहा, ही वॉज ओवरसीइंग, वो निगरानी कर रहा था, सम ऑफ द ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशंस की। अच्छा, ऑपरेशन किसके थे, रॉ के थे। अच्छा, ये रॉ क्या है, द इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में, पर्टिकुलरली खास तौर पर एक्टिविटीज़, वो जो सरगर्मियाँ हैं इन बलोचिस्तान, बलोचिस्तान में, एंड कराची, कराची में। अच्छा, वो कह रहा है बज़ाहिरी तौर पर ना वो काम कर रहा था मुस्लिम कवर नेम, मतलब मुस्लिम नेम के अंडर। यादव ने कहा कि वो निगरानी कर रहा था कुछ ऑपरेशंस की जो कि रॉ के थे, पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर कह रहा है वो कुछ एक्टिविटीज़ थी जो बलोचिस्तान में और कराची में थी, ठीक है। ओवरसी का मतलब क्या होता है, सुपरवाइजिंग, मतलब सुपरवाइज करना, निगरानी करना। बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स, कह रहे हैं इन फैक्ट्स की बुनियाद पर, इन हकाइक की बुनियाद पर, यादव वॉज अवॉर्डेड, यादव को अवॉर्ड किया गया द डेथ सेंटेंस, मतलब उसको मौत की सज़ा सुनाई गई बाय अ मिलिट्री कोड, मिलिट्री कोड के ज़रिए इन 2017 में
फॉलोइंग विच, जिसके बाद इंडिया वेंट टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसके बाद इंडिया जो था वो चला गया, कहाँ चला गया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कह रहे इन हकाइक की बुनियाद पर यादव को सजाए मौत दी गई मिलिट्री कोर्ट के जरिए 2017 में, जिसके बाद जो इंडिया था वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास गया। अच्छा, अब देखो फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब होता है आफ्टर, बाद में, किसी चीज़ के बाद, ठीक है, उसके लिए फॉलोइंग भी लगाया जाता है। सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। वाइल जबकि द ICJ मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज स्टेड द एग्जीक्यूशन, उसने क्या किया, उसने स्टे लगा दिया, पॉज लगा दिया एग्जीक्यूशन पर, उसकी सजाए मौत पर। एंड आस्क पाकिस्तान, और पाकिस्तान से कहा टू रिव्यू कि फिर से देखे द ओरिजिनल वर्डिक्ट, जो असल वर्डिक्ट है, जो असल फैसला है। द कोर्ट ऑल्सो रिजेक्टेड, और कोर्ट ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया इंडिया कॉल्स, इंडिया की जो डिमांड थी फॉर हिज रिलीज, इसकी रिलीज़ के लिए। कह रहे जहाँ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस थी उसने उसकी एग्जीक्यूशन को रोक दिया और पाकिस्तान से कहा कि आप दोबारा देखो फाइनल वर्डिक्ट को, मतलब अभी आप दोबारा इस अपने फैसले को देखो। द कोर्ट ऑल्सो रिजेक्टेड, कह रहा कोर्ट ने जहाँ ये काम किया ना वहाँ ये काम भी किया कि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इंडिया की डिमांड, और डिमांड किस चीज़ की थी इंडिया की, कि उसको रिलीज़ कर दिया जाए। अच्छा, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। रिव्यू, देखो रिव्यू का मतलब क्या होता है, री का मतलब फिर से, व्यू मतलब देखना, री लुक करना, रिकंसिडरेशन करना, फिर से देखना, फिर से सोच विचार करना कि आपने जो फैसला लिया था, उनका जो वर्डिक्ट था उसको फिर से रिव्यू करें, फिर से देखें। अच्छा, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड फॉर समथिंग टू हैपन। अब ये डिमांड किस चीज़ के लिए की जा रही थी, उसकी रिलीज़ के लिए की जा रही थी कि इसको छोड़ दिया जाए। फ्रॉम द अबव, कह रहा है ये ऊपर ये जो इतनी चीज़ें उसने बताई हैं ना कि कहाँ कहाँ मुलव्वस था, इट इज़ क्लियर, ये साफ है, दिस इज़ नॉट एन ओपन एंड शट केस, कि इन चीज़ों से पता चलता है कि ये कोई इजी केस नहीं है। एंड द चार्जेस, और इल्ज़ामात यादव हैज़ बीन ट्राइड ऑन, जिसकी बुनियाद पर यादव से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और वेरी सीरियस, वो बड़े सीरियस हैं। तो वो कह रहे हैं ऊपर जो भी बताया गया ना, इससे साफ साफ बताया कि ये बड़ा आसान केस नहीं है, और वो चार्जेस जिसकी बुनियाद पर यादव से इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो बहुत सीरियस हैं। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। ओपन एंड शट का मतलब होता है अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन विदाउट कॉम्प्लिकेशंस, कि एक ऐसा केस जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इजी हो, ये अभी ओपन हुआ साथ ही शट हो गया, मतलब साथ ही क्लोज हो गया, तो मतलब उसने कहा ऐसा केस नहीं था ना, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। ट्राई टू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना और डिसाइड करना, फैसला करना, ठीक है, एक फॉर्मल वे में, एक फॉर्मल ट्रायल में। तो अब यादव के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी प्रॉपर अदालत में। पाकिस्तान हैज़ डन वेल, कहता पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है बाई ग्रांट करते हुए, देते हुए कॉन्सुलर एक्सेस को, वाइल जबकि इट हैज़ ऑल्सो अलाउड, उसने ये भी अलाउ किया था, इस चीज़ की भी इजाज़त दी थी, किस चीज़ की, द स्पाइस फैमिली मेम्बर्स टू मीट हिम, जो उसके जो जासूस था ना, उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे कि वो भी उससे मिल सकते थे। तो वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया जो कॉन्सुलर एक्सेस थी, यहाँ तक कि वो कह रहा है कि पाकिस्तान ने जो स्पाई की जो फैमिली थी उसको भी इजाज़त दे दी थी कि वो उससे मिल सकते हैं। हाउएवर, ताहम द इंडियन एटीट्यूड, कह रहा है जो इंडियन का बिहेवियर है ना, हैज़ बीन, वो रहा है क्वाइट रिजिड, वो काफ़ी सख्त रहा है। और ये कौन सा रवैया है, ट्रू टू फॉर्म, जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था उससे। तो सिंपल सेंटेंस है, कुछ भी नहीं बात कर रहा हो, ये कह रहा है कि इंडियन का एटीट्यूड जैसा वो एक्सपेक्ट किया गया था वो बिल्कुल वैसा ही रहा है, मतलब काफ़ी सख्त रहा है। ट्रू टू फॉर्म का मतलब ये होता है, ट्रू टू फॉर्म या ट्रू टू टाइप का मतलब होता है कि जो भी फॉर्म है, जो भी टाइप है ना, वो बिल्कुल सच्ची है। यूज टू से ये इस्तेमाल होता है दैट, ये कि समवन इज़ बिहेविंग इन द बैड वे, कि जो समवन, कोई भी इंसान है ना, वो बिहेव कर रहा है बैड वे से, दैट यू एक्सपेक्ट दैम, जैसा आपने उनसे एक्सपेक्ट किया था वो वैसा ही बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैसा बिहेवियर है, वही जैसा उनको पता था कि ये रिजिड हैं तो वो वैसा ही बिहेव कर रहे थे। रिजिड पर्सन वो होता है, रिजिड लोग वो लोग होते हैं जो चेंज नहीं होते, जो परसुएट नहीं होते, जिनको मनाना आसान नहीं होता। द इंडियंस क्लेम्ड, इंडियंस ने दावा किया, दे वर नॉट अलाउड, उनको अलाउ नहीं किया था फ्री कन्वर्सेशन, कि वो आज़ादाना तौर पर कन्वर्सेशन करते विद द कॉन्विक्ट, मुजरिम के साथ, ड्यूरिंग थर्सडे मीटिंग, जुमेरात की मीटिंग के दौरान। तो इंडियंस ने क्या क्लेम किया, इंडिया ने दावा किया कि उनको अलाउ नहीं किया गया था
कि वो आज़ादाना तौर पर कन्वर्सेशन करते हैं मुजरिम के साथ। कब? मीटिंग, जुमेरात की जो मीटिंग थी उसके दौरान। सब्जेक्ट वर्ब एज स्टेटेड अबव, कहता है जैसा कि ऊपर स्टेट किया गया है। कंसीडरिंग द चार्जेस, कह रहा है कंसीडर करते हुए उन चार्जेस को, उन इल्ज़ामात को, ही हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ, जिनका उन पे इल्ज़ाम लगा है। इट इज़ नाइव टू एक्सपेक्ट पाकिस्तान, कहता है ये तो फिर बचकाना वाली बात है ना, एक्सपेक्ट करना पाकिस्तान से, टू ग्रांट फुल एक्सेस, के उसको फुल एक्सेस दे देते, रसाई देते, टू हिम, उसकी तरफ, विदाउट टेकिंग, बगैर लिए, किस चीज़ की? सिक्योरिटी प्रिकॉशंस के, बगैर सिक्योरिटी प्रिकॉशंस के उसको फुली तौर पर एक्सेस दे देते। तो वो कह रहे हैं जैसे ऊपर बयान किया गया है, कंसीडर करते हुए उन चार्जेस को, उन इल्ज़ामात को जो उस पर लगाए गए हैं, तो ये तो बिल्कुल बचकाना बात होगी ना, एक्सपेक्ट करना पाकिस्तान से कि वो फुल एक्सेस दे देते उसकी तरफ, बगैर सिक्योरिटी प्रिकॉशंस के, बगैर सिक्योरिटी मेजर्स के। अच्छा, नाइब का मतलब होता है मासूमाना, बचकाना, मतलब बच्चों वाली जो बात करना, मासूमियत वाली बात करना। द फॉरेन मिनिस्टर ऑल्सो रीइटरेटेड, कह रहे जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने भी यही दोहराया, द फैक्ट, इसी हकीकत को, दैट ये कि इंडियाज़ एटीट्यूड, जो इंडिया का बिहेवियर हैज़ ऑलवेज बीन एक्टिव इन दिस रिगार्ड, कि इंडिया का जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, जो नुक्ता नज़र है ना, वो हमेशा से नेगेटिव रहा है इस मामले में। सिंपल सेंटेंस है, उसने कहा है जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने रीट्रीट किया है, उसने रिपीट किया है इस हकीकत को। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इंडिया का एटीट्यूड हमेशा से नेगेटिव रहा है इस मामले में। रीइटरेटेड का मतलब होता है रिपीट, से अगेन, दोबारा कहना, रीस्टेट करना, रीटेल करना। इंस्टेड ऑफ पॉलिटिसाइजिंग द मैटर, कहता है इस मैटर को ना पॉलिटिसाइजिंग की बजाय, मतलब इसको सियासी बनाने के बजाय, इंडिया नीड्स टू वर्क विद पाकिस्तान, इंडिया को ज़रूरत है कि वो वर्क करे पाकिस्तान के साथ ऑन दिस इशू, इस इशू के ऊपर, टू इंश्योर, यकीन दहानी कराने के लिए, द एंड्स ऑफ जस्टिस आर मेट, कि जो एंड्स ऑफ जस्टिस है, मतलब कि जो जस्टिस है वो हो, एंड द ICJ वर्डिक्ट इज रिस्पेक्टेड। और वो कह रहा है जो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो भी वर्डिक्ट है, जो भी फैसला है, वो रिस्पेक्टेड है, वो काबिल एहतराम है। कह रहा है कि बजाय इसके कि आप इस मैटर को सियासी बनाओ, इंडिया को ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर इस इशू के ऊपर काम करे ताकि जो जस्टिस है वो मिले। और वो कह रहा है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका जो वर्डिक्ट है वो काबिल एहतराम है। अच्छा, पॉलिटिसाइजिंग का मतलब ये होता है कि कॉज एंड एक्टिविटी और इवन टू बिकम पॉलिटिकल इन करैक्टर, किसी एक्टिविटी को, किसी मामले को बहुत ज़्यादा सियासी बना देना। रादर देन, बजाय किसके? सल्किंग के, साइलेंट होने के, एंड नॉट अवेलिंग, और अवेल नहीं करना, फ़ायदा नहीं उठाना इस अपॉर्चुनिटी का। द इंडियंस नीड, इंडियंस को ज़रूरत है किसकी? टू टेक एडवांटेज, वो फ़ायदा उठाएं ऑफ कॉन्सुलर एक्सेस का, दैट पाकिस्तान इज़ ऑफरिंग, जो कि पाकिस्तान ऑफर कर रही है। कह रहे हैं बजाय इसके कि वो चुप हो जाएं, नाराज़ हो जाएं और फ़ायदा ना उठाएं इस अपॉर्चुनिटी का, इंडिया को चाहिए कि वो फ़ायदा उठाएं इस कॉन्सुलर एक्सेस का, और ये वो कॉन्सुलर एक्सेस है जो पाकिस्तान ऑफ़र कर रहा है। अच्छा देखो, यहाँ पे दैट भी आ सकता था, लेकिन जब दैट का मतलब हो ना ये के, तो वो अक्सर क्या करते हैं, दैट को ना स्किप कर देते हैं, वो उसको नहीं लिखते यहाँ पे। अच्छा, सल्किंग का मतलब होता है टू बी साइलेंटली एंग्री, खामोशी से नाराज़ हो जाना, एंड रिफ्यूज़ टू बी फ्रेंडली, और दोस्ताना होने से इनकार कर देना। या डिस्कस करना व्हाट इज़ अनोइंग और अपसेटिंग यू, कि क्या चीज़ है जो आपको अनोय कर रही है, अपसेट कर रही है। तो अब ये क्या कर रहे हैं? कह रहा है कि बजाय इसके कि आप नाराज़ होकर बैठो या इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ना उठाओ, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको ये करना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो उसने एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया, इसने द इंडियंस की बात की है। ठीक है, ये जो चीज़ होती है, ये क्या चीज़ होती है, एक दफ़ा इसको देख लेते हैं। देखो, जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, जैसे रिच हो गया, पुअर हो गया, यंग हो गया, डेड हो गया, जो भी एडजेक्टिव्स होते हैं, अगर आप उनके साथ द आर्टिकल लगा दो तो वो क्या बन जाते हैं? वो कॉमन प्लूरल नाउन बन जाते हैं। जब वो कॉमन प्लूरल नाउन बन जाते हैं तो वो एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब वो किसी क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो अपने बाद प्लूरल वर्ब को लेंगे। देखो, जैसे रिच जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है, जब इसके साथ मैंने एक आर्टिकल द लगा दिया तो इसका मतलब है मैंने क्या कर दिया है, मैं किसको रेफर कर रही हूँ? मैं सब अमीर लोगों की बात कर रही हूँ। द रिच मीन अमीर लोग, ठीक है, सारे के सारे अमीर लोग, कॉमन प्लूरल नाउन। द पुअर मतलब सारे के सारे गरीब लोग, ठीक है, पुअर एडजेक्टिव है, द आर्टिकल लग गया तो सारे के सारे गरीब लोगों की बात कर रहा है। द यंग सब के सब यंग लोग, द डेड सब के सब मुर्दा लोग,
द पाकिस्तानीज मतलब पाकिस्तानी, जितने भी पाकिस्तानी हैं उनकी बात कर रहा है। द इंडियंस, जितने भी इंडियन लोग हैं वो इंडियंस की बात कर रहा है। द रशियंस, जितने भी रशियंस हैं वो रशियन लोगों की बात कर रहा है। द कोरियंस मतलब जो भी कोरियन लोग हैं वो उनकी बात कर रहा है। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्लास में कौन लोग आ रहे हैं, जैसे अमीर लोग आ रहे हैं, गरीब लोग आ रहे हैं, जवान लोग हैं, मुर्दा लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, रशियन हैं, कोरियंस हैं। अच्छा, अब ये सेंटेंस देखो, द रशियंस हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड देयर विलिंगनेस टू कोऑपरेट। जो रशियंस हैं ना, उन्होंने पहले ही इशारा कर दिया अपनी विलिंगनेस को कि वो राज़ी हैं किस चीज़ के लिए, कोऑपरेट करने के लिए। देखो अब द रशियंस की बात हुई है, यहाँ पे मैंने नेशनैलिटी लगा दी और फिर द आर्टिकल लगा दिया, ठीक है। अब ये पूरे के पूरे रशिया लोगों की बात कर रहा है और उसके बाद कौन सी वर्ब आई, हैव प्लस B3 मतलब प्लूरल वर्ब आई है। अब यहाँ पे पाकिस्तानी की बात हो रही है, मतलब पाकिस्तानी नेशनैलिटी लगा दी और साथ द आर्टिकल लगा दिया। द इंडियंस इंडियन लोग, रशियन रशियन लोग, कोरियंस कोरियन लोग। न्यू दिल्ली शुड गो, जो न्यू दिल्ली है मतलब इंडियन की बात कर रहा है, इंडिया की बात कर रहा है, शुड गो उसको जाना चाहिए, अहेड आगे, एंड फाइल द रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन पिटीशन, तो उसको एक फ़ाइल करनी चाहिए, दर्ज करवानी चाहिए एक रिक्वेस्ट, किस चीज़ की, रिव्यू की एंड रिकंसिडरेशन की, कि फिर से आप कंसीडर करो उसको। एज जैसा कि द फॉरेन ऑफिसर हैज़ पॉइंटेड आउट, जैसा कि फॉरेन ऑफिसर ने पॉइंट आउट किया, इशारा किया। कह रहा है इंडिया को क्या करना चाहिए, उसको आगे करना चाहिए और उसको दर्ज करनी चाहिए एक पिटीशन, एक दरख्वास्त, किस बारे में, रिव्यू करने के बारे में और रिकंसिडरेशन के बारे में, जैसा कि जो फॉरेन ऑफिसर है उसने पॉइंट आउट किया। सिंपल सेंटेंस है। इफ़ दिस इशू इज़ रिजोल्व, कह रहा है अगर ये इशू रिजोल्व होता है ना, हल होता है थ्रू डिप्लोमेटिक नॉर्म्स एंड लीगल मीन्स, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और लीगल मीन्स के ज़रिए, इट कुड पेव द वे, तो ये रास्ता बना सकता है फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द अदर ट्रिकी डिस्प्यूट्स, वो जितने ट्रिकी डिस्प्यूट्स हैं ना, झगड़े हैं, उनके हल के लिए रास्ता बना सकता है। और ये डिस्प्यूट्स किसके दरमियान में है, बोथ नेबर्स, दोनों हमसायों के दरमियान में। तो कह रहा है कि अगर ये इशू हल हो जाता है डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और लीगल मीन्स के ज़रिए, तो क्या होगा, ये रास्ता बना सकता है हल का। और हल किसका, उन डिस्प्यूट्स का, उन झगड़ों का जो बहुत ही ट्रिकी हैं और किसके दरमियान में, दोनों हमसायों के दरमियान में। अच्छा, पेव द वे का मतलब होता है टू मेक इट ईजियर, आसान बना देना, किसके लिए, फॉर समथिंग किसी चीज़ के लिए, टू हैपन होने के लिए, और समवन और किसी इंसान के लिए, टू डू करने के लिए, समथिंग कुछ, मतलब आसानी पैदा कर देना किसी चीज़ के होने के लिए या किसी इंसान के कुछ काम करने में आसानी पैदा कर देना। सर्टनली बेशक, ड्यू टू सीरियसनेस ऑफ द चार्जेस, कह रहा है किसकी वजह से, ये जो सीरियसनेस है चार्जेस की, इल्ज़ामात की, एंड द डाउन टर्न, और ये जो डिक्लाइन है इन बायलैटरल रिलेशंस, इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस के दरमियान में, दिस विल नॉट बी ईजी, कहता है ये आसान नहीं होगा। तो वो कह रहा है बेशक जो मामलात हैं, जो चार्जेस हैं, अगर उसकी सीरियसनेस को देखा जाए ना और इस चीज़ को देखा जाए कि एक डिक्लाइन है दोनों के रिश्ते में, तो ये चीज़ आसान नहीं है। डाउन टर्न का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन द अमाउंट और सक्सेस ऑफ समथिंग, मतलब एक जवाल भी जिसको कह दो, एक डिक्लाइन कह दो, ठीक है। डिक्लाइन अब किस में हुआ है, रिडक्शन किस में हुई है, उनके ताल्लुकात में हुई है। और ये ताल्लुकात कैसे थे, बायलैटरल थे, दो तरफा थे। बट लेकिन इफ़ बोथ स्टेट्स बिहेव लाइक रैशनल एक्टर्स, कहता है अगर दोनों स्टेट्स जो है ना वो बिहेव करें किस तरह से, रैशनल एक्टर्स, रैशनल का मतलब होता है लॉजिक्स के साथ बिहेव करें, मतलब बिल्कुल ठीक ठीक बिहेव करें। अ वे आउट कैन बी फाउंड, तो एक रास्ता आउट, बाहर की तरफ, कैन बी फाउंड, वो फाउंड किया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है कि अगर दोनों स्टेट्स हैं वो बिल्कुल समझदारी के साथ बिहेव करें ना, तो वो कह रहा है एक रास्ता निकाला जा सकता है। क्लियरली, साफ साफ, इफ़ इंडिया इज़ विलिंग, कहता अगर इंडिया विलिंग होता है ना, राज़ी होता है टू डील विद करने के लिए, निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ, विद रिस्पेक्ट फॉर इट्स सोवरेनिटी, इज़्ज़त के साथ, इज़्ज़त और एहतराम के साथ, किसके लिए, इसकी खुद मुख्तारी के लिए, द डेडलॉक कैन बी ब्रोकन, तो ये जो डेडलॉक आया हुआ है ना, ये जो इम्पास आया हुआ है, ये ब्रोक किया जा सकता है। तो वो कह रहे हैं साफ साफ, अगर इंडिया जो है ना विलिंग है निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ, इसकी खुद मुख्तारी के एहतराम के साथ, तो ये जो डेड लोग हैं ना, वो कह रहे हैं ये ब्रोक किया जा सकता है। डेड लोग क्या होता है, ये मैंने कई दफ़ा ये डॉन एडिटोरियल की वोकैब सीरीज़ में आप चेक कर लीजिएगा, मैंने एक एक की पिक्चर बना के आपको बताया कि इनका क्या मतलब है। स्टैंड स्टिल भी बोल सकते हैं, इन पास भी बोल सकते हैं, ठीक है।
स्टेलमेट भी बोल सकते हैं, ग्रिड लॉक भी बोल सकते हैं, लॉग जैम भी बोल सकते हैं। इन सब का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी सूरत हाल जिसमें ना आप आगे जा सकें ना पीछे जा सकें। मतलब एक जैम लग जाना, एक लॉक लग जाना, ठीक है, कोई फैसले पर ना पहुंचना। तो ये जो वो कह रहा है कि ये जो लॉग जैम है ना, ये जो डेड लॉक है, इसको तोड़ा जा सकता है। तो आज का एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।